दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं बंगाल के पाल वंश और सेन वंश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को। जहां दोस्तों आज हमारा 36वां दिन है, ठीक है। लगातार 35 दिनों से मैं आपको अलग अलग टॉपिक पर नए नए कंटेंट दे रहा हूं और उसके माध्यम से तैयारी आपको बहुत आराम हो जाएगा करने में। देखिए विश्वास कीजिए, चाहता मैं तो बहुत सारे टॉपिक गायब कर देता, लेकिन आप सोचिए 36 दिनों से प्राचीन इतिहास में लगा पड़ा हूं और एक सिंगल ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने टॉपिक को रिपीट किया हो। रोज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होता हूं, एक नए प्रश्नों के साथ हाजिर होता हूं। विश्वास कीजिए, देखिए आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1051 से लेकर 1080 कंप्लीट हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि 1000 बेहतरीन सवाल, वो भी केवल और केवल प्राचीन इतिहास के हम लोगों ने कवर कर लिए और अभी प्राचीन इतिहास चल ही रहा है। मान के चलिए 1300-1400 सवाल में जाके प्राचीन इतिहास कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। यहां पर दोस्तों स्क्रीन पर कई सारे सवाल भी दिख रहे होंगे, अपने आप में स्टैंडर्ड सवाल है और इसी तरह के सवाल, हूबहू इसी तरह के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, ट्रेलर वीडियो है, ठीक है। ये पिक्चर नहीं दोस्तों, पिक्चर आपको मैं फाउंडेशन बैच में दिखाऊंगा। जबरदस्त दोस्तों ये बैच है, इस बैच को ज्वाइन करिए। ये मत सोचिए कि क्या है, कितने का है, बस जितना जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है और जितना पहले ज्वाइन कर लेंगे उतना कम कंपटीशन आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन इस बैच को सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया ना, उस दिन स्तर बढ़ जाएगा और स्तर बढ़ जाएगा तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। विश्वास कीजिए, बहुत जबरदस्त कंटेंट है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या कब कैसे ज्वाइन करना है। दोस्तों स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं, तो किताबों के माध्यम से आपकी स्टडी और भी ज्यादा सुगम हो जाएगी अगर आप इन किताबों को लेते हैं तो, ठीक है। मिलेगी कहां किताब, तो याद रखिएगा हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, मार्केट में मिल जाएगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो हर जगह अवेलेबल है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू होता है। याद रखिएगा 36वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1051 से लेकर के 1080 तक के सवाल मैं कवर कराने चल रहा हूं, ठीक है। बंगाल का पाल वंश और बंगाल का सेन वंश, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला सवाल कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है गोपाल। नाम क्या था दोस्तों? अच्छा राजा टाइप का नाम लिखता ना, लेकिन याद रखिएगा गोपाल नाम है। मैं कह रहा हूं राजा टाइप का नाम नहीं लगता ना, गोपाल बड़ा सिंपल सा यूनिक सा लगता, कोई छोटा सा बाबू बच्चा होगा, हाँ। लेकिन याद रखिएगा बंगाल में पाल वंश की स्थापना किया था गोपाल में सन 750 से लेकर 770 तक 20 साल के लिए दोस्तों इनका शासन पीरियड है। याद रखिएगा, ठीक है। कब से कब दोस्तों? तो याद रखिएगा 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक दोस्तों ये बंगाल में पाल वंश था, ठीक है। अच्छा पाल वंश ने अपनी राजधानी कहां बना रखी थी दोस्तों? तो पाल वंश ने शुरुआती दौर में दोस्तों राजधानी इनकी पाटलिपुत्र के आसपास थी, ठीक है। पाटलिपुत्र के आसपास थी, ऐसी कई किताबों मिला बट ये सही नहीं। एक बात बताओ, जब बंगाल की बात करें, हाँ बंगाल की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो कई सारे किताबों में जब मैंने पढ़ा पाटलिपुत्र, मैंने कहा गलत है भैया, किताबों में ढेर सारे लोगों ने छाप के दिया। याद रखिएगा इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी थी मुंगेर। कहां थी दोस्तों? याद रखिएगा मुंगेर राजधानी थी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। हां कभी स्टार्टिंग में दोस्तों पाटलिपुत्र रही होगी, लेकिन बाद में चलकर होती है। कैसे? याद रखिएगा जब साम्राज्य विस्तार होता तब। कहा जाता है पाल वंश की 3 अलग अलग राजधानी थी। एक राजधानी इसकी वहां पड़ती थी, बांग्लादेश में पड़ती थी, एक मुंगेर था, एक पाटलिपुत्र था। होता क्या, जैसे हम कहें भारत की राजधानी दिल्ली और भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहां है? मुंबई। भारत की वाणिज्यिक राजधानी क्या है, नहीं पता क्या? जानिए भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा जाता है या आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। जबकि मुख्य राजधानी तो दिल्ली है। तो इस तरह की चीजों को समझिएगा, उसी तरह के सवाल यहां भी है। लिख रहा गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। गोपाल जो इस वंश का संस्थापक था, उसने बनाया था दोस्तों ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। क्या था दोस्तों? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना किया था किसने? याद रखिएगा गोपाल ने, जो कि पाल वंश का क्या था? संस्थापक था, ठीक है। अच्छा गोपाल दोस्तों किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है, किस धर्म को मानता था? तो याद रखिएगा ये बौद्ध अनुयायी था, ठीक है। बौद्धों में जो महायान शाखा थी, ये महायान शाखा, ये बड़ा जो है ज्यादातर लोग, अगर मैं शासकों की बात करूं, कनिष्क वगैरह की भी बात करूं, तो लोग भी दोस्तों महायान शाखा के ही फॉलोअर थे। तो याद रखिएगा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय इसके द्वारा बनाया गया, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और यानी इस विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी? तो बौद्धों से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख रहा किस पाल शासक के शासन काल में रामचरित्र लिखा गया? एक रचना है दोस्तों, आगे भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले सुनिए। लिख रहा रामचरित्र लिखा गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया कि पाल राजवंश सौर राजवंश के वंशज थे। सौर मतलब सूर्य। याद रखेगा मैंने कल चर्चा किया था दोस्तों, कल की क्लास में जब हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, तो मैंने बताया दोस्तों कि ये लोग अग्निकुल से जन्म लिए माने जाते हैं, ठीक है। जिसमें परमार की बात होती है, गुर्जर की बात होती है, चालुक्य सोलंकी
सोलंकी की बात होती है और चौहान वंश की बात होती है दोस्तों, ये अग्नि कुल से जन्म इनका माना जाता है, ऐसा कई सारे जगह पे वर्णित है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों इन्हें सूर्य का वंशज माना जाता है या सौर राजवंश के वंशज थे, ऐसा भी कहा जाता है। किस किताब में लिखा है? रामचरित्र में लिखा दोस्तों, याद रखेगा। और किस पाल शासक के बारे में दोस्तों यहां उल्लेख किया गया? तो गोपाल के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, याद रखेगा। ठीक है, याद रखेगा, ये उसी के समय में दोस्तों रामचरित्र लिखा गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोपाल। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? देखिए, महान की बात करेंगे तो महान शासक वही होता है जो वाकई में अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, जिसके समय में उसके राज्य की जनता खुश होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार होता है, स्टेबल जिंदगी लोग जीते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है। तो गोपाल को संस्थापक जरूर माना जाता है, लेकिन महान शासक के रूप में किसे याद किया जाता है दोस्तों? याद रखेगा, यहां महान शासक माना जाता है धर्मपाल को। किसे मानते हैं? धर्मपाल को। अच्छा, धर्मपाल को मानते हैं तो धर्मपाल का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा। अच्छा, धर्मपाल के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। किसके बारे में? त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। सर ये तो वही वाला है ना? अरे उसी त्रिपक्षीय संघर्ष के चलते तो हम लोग पाल वंश को पढ़ रहे हैं। हमने बताया था त्रिपक्षीय संघर्ष में दो गुटों की भयानक लड़ाई चल रही थी जो उत्तर भारत से बिलोंग करते थे। एक तरफ था गुर्जर प्रतिहार वंश, यहां मालवा सौराष्ट्र वाला पूरा फील्ड उसका था, उधर कलकत्ता साइड हो गया, बंगाल साइड पाल वंश। ये दोनों मिलकर लड़ रहे थे, किसके लिए? बीच में था कन्नौज। कौन था? बीच में कन्नौज था, उस कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। और इन दोनों की लड़ाई में दोस्तों एक तीसरा राजवंश शामिल हो गया था, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश समझाया था ना? राष्ट्रकूट वंश आ गया था दोस्तों, वो त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया, क्योंकि तीन पक्षी, त्रिपक्षी का मतलब होता है तीन पक्ष। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट के बारे में हम क्लास ले चुके हैं दोस्तों, पढ़ चुके हैं। गुर्जर प्रतिहार की भी दोस्तों हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पाल वंश की चर्चा कर रहे हैं, इसी वजह से ताकि आपका त्रिपक्षीय संघर्ष में जो तीनों गुट थे उनके बारे में आपको समझ आ जाए। तो याद रखेगा, इस त्रिपक्षीय संघर्ष की लड़ाई दोस्तों किसे लेकर चल रही थी? तो कन्नौज को लेकर के दोस्तों लड़ाई चल रही थी। और उसमें पाल वंश का जो शासक था दोस्तों, ये धर्मपाल, इसने दोस्तों हिस्सा लिया था। और याद रखेगा, इसकी कई सारी उपाधियां भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, किसने कौन कौन सी उपाधि धारण किया था? तो याद रखेगा, परम भट्टारक, परम भट्टारक हो गया। ठीक है, महाराजा धीराज हो गया, महाराजा धीराज हो गया, महाराजा धीराज हो गया, और परमेश्वर हो गया। ठीक है, परमेश्वर। ठीक है, तो याद रखेगा, ये सब दोस्तों इसकी उपाधियां रही है। पहले भी कई शासक इस तरह की उपाधियां धारण कर चुके हैं, उसे भी याद रखेगा। लिख रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? दोस्तों जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना, पीछे हमने पढ़ा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। क्या पढ़ा? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय लिख दे रहा हूं इंग्लिश में। ठीक है, तो वीवी लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गोपाल ने किया था। ये आपका एक सवाल हो गया। अभी आपसे पूछ रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो बताएगा दोस्तों, धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसके पहले अगर मैं गोपाल की बात किया तो गोपाल के बारे में मैंने बताया कि 750 से लेकर 770 ईस्वी तक दोस्तों ये गोपाल राजा था। तो उसके बाद राजा कौन बना? इसके बाद राजा बनता दोस्तों धर्मपाल। 770 ईस्वी से लेकर के 810, 40 साल, 20 साल ये वाला था, ये 40 साल चला गया। तो याद रखेगा, 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक दोस्तों याद रखेगा, ये किसका राजपाट रहा है? धर्मपाल का राजपाट रहा, इसको भी याद रखेगा। अच्छा, धर्मपाल ने क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अलावा कुछ और भी किया था? हाँ, एक नया काम इसने और किया था, सोमपुर विहार का निर्माण कराया था। किसका दोस्तों? सोमपुर बौद्ध विहार। जी हां दोस्तों, सोमपुर बौद्ध विहार का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? यह भी इसी धर्मपाल ने कराया था, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पर है? तो याद रखेगा, भागलपुर में। कहां पर दोस्तों? भागलपुर एक जगह है दोस्तों बिहार में, ये भागलपुर बिहार में दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्ट इसके बारे में याद रखेगा धर्मपाल के बारे में। एक तो त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, पाल वंश को खुदाया था उसमें। दूसरा दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और तीसरा सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना करने के लिए भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा, किस शासक ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण किया था? अगर मैं शुरुआती शासक की बात करूं दोस्तों गोपाल की, तो उसने बहुत बड़ा कोई उपाधि धारण नहीं किया। हां, पाल वंश में जो धर्मपाल था इसने धारण किया था क्या क्या? इसे परम भट्टारक कहा जाता था, परमेश्वर कहा जाता था, राजा धीराज कहा जाता था। अब आपसे उत्तरापद स्वामी पूछ रहा है, तो यह भी टाइटल किसका था? धर्मपाल का ही था, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, यह टाइटल किसने धारण किया था? याद रखेगा, धर्मपाल जो था। इसका एक और है उत्तरापद स्वामी दोस्तों, इसे कहा जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इसके बारे में दोस्तों वर्णन किसने किया? तो एक कवि है, कवि सोढल नाम था उसका,
सोढल, ठीक है, याद रखेगा सोढल नाम है उस कवि सोढल ने दोस्तों इसके बारे में वर्णन किया कि 11वीं सदी के आसपास दोस्तों इसने क्या किया था, याद रखेगा ये उपाधि धारण किया था, ठीक है, सॉरी ये 11वीं सदी में नहीं धारण किया था, ये 11वीं सदी का कवि था, ये 11वीं सदी का कवि था, आगे आएगा, उसने बताया था अपनी किताब में कि नहीं इन्होंने जो है धारण किया था, ऐसा याद रखेगा, ठीक है। ये 11वीं सदी में कहां चले, इनके समय में तो 8वीं सदी के लास्ट में बने थे, 8वीं सदी में बने थे, 9वीं सदी तक इनका राजपाट था, तो 8वें से 9वें के दौरान दोस्तों धर्मपाल ने 11वीं सदी में थे ही कहां, ठीक है। ये कवि जो सोढल है ये जो है आगे मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा किस शासक ने नालंदा, जी हां दोस्तों, नालंदा विहार को 200 गांव दान में दिया था। अगर मैं दोस्तों नालंदा विहार की बात ना करके अगर मैं सीधा नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूं, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो आपको याद होगा इस विश्वविद्यालय का स्थापना किसने कराया था, गुप्तवंशी शासक कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। गुप्त वंश का राजा था कुमार गुप्त, उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। उसी नालंदा विश्वविद्यालय के पास दोस्तों नालंदा विहार नहीं दोस्तों, विहार करिए इसको, विहार, नालंदा विहार था, और उसी नालंदा विहार को और एक्सपेंड करने के लिए 200 गांव दोस्तों दान में दे दिया। यह दान किसने किया था, दान वाला काम इसी धर्मपाल ने किया था, ठीक है, इसी धर्मपाल ने किया था। इसीलिए तो दोस्तों पीछे बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि बताइए पाल वंश का महान शासक कौन था। भाई इसके राजपाट में कई सारी चीजें, मैंने पहले कहा कि कहां पर राज्य स्टेबल था, कहां पर जनता खुश थी, कहां का राजा साम्राज्य विस्तार के साथ साथ सांस्कृतिक विस्तार भी करता नजर आ रहा था, वो धर्मपाल ही था। इसलिए दोस्तों इसको याद किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख रहा वह कौन सा पाल शासक था जो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कहां ले गया दोस्तों, मुंगेर ले गया। मैं आपको पहले भी कहा दोस्तों कि कुछ समय के लिए राजधानी पाटलिपुत्र थी, बाद में दोस्तों मुंगेर चली गई। याद रखेगा वो देवपाल था। कौन था, वह देवपाल था, ठीक है। अच्छा, धर्मपाल दोस्तों कब से कब था, धर्मपाल के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा कि 770 से लेकर 810 तक था। कब से कब तक, 770 से लेकर 810 ईस्वी तक दोस्तों ये धर्मपाल रहा है, यानी देवपाल ठीक इसके बाद आ जाएगा। तो याद रखिएगा 810 में आ गया आपका देवपाल और इसने राजधानी को शिफ्ट किया था। ये कब था, लगभग 40 साल इसका भी था, तो 810 से 40 इसका भी थे, 40 इसका भी, तो वही 40 ऐड कर देंगे तो 10 और 40 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 850 ईस्वी तक दोस्तों इसका शासन रहा, ठीक है। इसने क्या किया भाई, इसके पिताजी ने तो बहुत कुछ कर दिया था, पिताजी यानी ये उसका उत्तराधिकारी था धर्मपाल का, ठीक है, तो पिताजी ने तो बहुत कुछ कर दिया था। इसने क्या किया दोस्तों, इसने भी अपना साम्राज्य विस्तार किया, और साम्राज्य विस्तार कहां कहां तक किया, तो याद रखे कहा जाता है इसने बिहार को भी जीत लिया था, इसके राज में दोस्तों असम भी आता था, इसके राज में दोस्तों कामरूप प्रदेश भी आता था, कामरूप प्रदेश, ठीक है। कामरूप प्रदेश दोस्तों ये असम से आगे और सिक्किम के आसपास का जो क्षेत्र था वहां तक दोस्तों इसने अपना झंडा लहरा दिया था। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रकूटों को दोस्तों पराजित किया था, ठीक है। राष्ट्रकूटों को क्या किया था, पराजित करने वाला शासक कौन था, तो भी ये दोस्तों हराया था, ठीक है। विस्तार के समय देवपाल ने दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रकूटों को हराया था, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख रहा ओदंतपुरी, दोस्तों ओदंतपुरी विश्वविद्यालय हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गोपाल जो इस वंश का संस्थापक था उसी ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, लेकिन यह ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा है, यह ओदंतपुरी बौद्ध विहार की बात कर रहा है। सुनिए ध्यान से सवाल क्या है, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण दोस्तों किस पाल शासक ने किया, ठीक है। वहां पर एक बौद्ध मठ भी बनाया गया दोस्तों, तो वो दोस्तों इसी देवपाल के समय में किया गया, ठीक है। याद रखेगा वो इसी देवपाल के टाइम पीरियड में दोस्तों किया गया। इसके दादाजी ने दोस्तों बनवाया था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, और इसने क्या किया, वहां विस्तार करके बौद्ध मठों का दोस्तों इंतजाम किया, बनाया उनको, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पालवंशी शासक मंदिर नहीं बनाते थे, मंदिर मठ हर चीज बनाते थे, मंदिर मठ स्तूप खूब बनाए लोग, तो उसे भी याद रखेंगे। लिख रहा किस पाल शासक को परम सौगात कहा गया। जी दोस्तों ये आपके लिए अच्छा सवाल होगा कि परम सौगात का टाइटल दोस्तों किसे दिया गया है, तो याद रखेगा ये जो पीछे देवपाल था इसी को कहा गया, ठीक है, देवपाल को ही कहा गया। धर्मपाल के लिए दोस्तों एक अच्छा सा टाइटल मैंने बताया था, परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज। इसके अलावा उत्तरापथ स्वामी, क्या कहा था, उत्तरापथ स्वामी, इसको याद रखेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और कहूंगा दोस्तों, परम सौगात जो कहा गया धर्मपाल को, एक व्यक्ति है जिसका नाम है वीरदेव। क्या नाम है दोस्तों, वीरदेव, ठीक है। सुनिए एक सवाल आता परीक्षा में कि एक प्रसिद्ध विद्वान है दोस्तों वीरदेव, ठीक है। ये इस प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को इसी देवपाल ने क्या किया, प्रधानाचार्य बना दिया था, ठीक है, प्रधानाचार्य बना दिया था। कहां का प्रधानाचार्य बनाया था दोस्तों, नालंदा का, नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों प्रधानाचार्य दोस्तों नियुक्त किया था, ठीक है। किसने, तो याद रखेगा देवपाल ने किसे बनाया था, वीरदेव को बनाया था। किसे बनाया था, वीरदेव क्या है दोस्तों, ये एक महान विद्वान है। वीरदेव क्या है, ये एक विद्वान है, और इनको दोस्तों प्रधानाचार्य नियुक्त किया था कहां पर, नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा किसने
किसने बनाया था? पालवंशी शासकों ने बनाया था, नालंदा गुप्तवंशी शासकों ने बनाया था। ठीक है, लिख रहा किस पाल शासक ने उत्कलों की प्रजाति का सफाया कर दिया? किसकी? उत्कलों की प्रजाति का। उत्कल किसे कहा जाता दोस्तों? जो उड़ीसा के समुद्र तट पर रहने वाले लोग थे उन्हें उत्कल कहते थे। तो कह रहा उत्कलों की प्रजाति का सफाया कर दिया, हूणों का घमंड खंडित कर दिया और द्रविड़ यानी दक्षिण भारतीय और गुर्जर शासकों का मिथ्याभिमान कर दिया। उनका जो भ्रम था, उनके अंदर जो अहंकार था दुनिया जीतने का, उनको भी तोड़ दिया। गुर्जरों का भी तोड़ दिया और द्रविड़ों का, कहने का तात्पर्य राष्ट्रकूटों का भी तोड़ दिया। दोस्तों इतना बड़ा काम किसने किया था? भैया इतना बड़ा काम इसी देवपाल ने ही किया था। किसने किया था? देवपाल। ठीक है, कोई आम शासक नहीं दोस्तों। इसके पिताजी की बात करें धर्मपाल की, तो भी एक नंबर के दोस्तों साम्राज्य विस्तारक रहे हैं और ये भी रहे। ठीक है, अच्छा कहां दोस्तों कि ये वाला जो पॉइंट है ना कि उत्कलों का प्रजाति का सफाया कर दिया, द्रविड़ों को हरा कर दिया, हूणों का घमंड चूर कर दिया, ये मिला कहां से पॉइंट? तो याद रखिएगा ये एक लेख है, एक अभिलेख है जिसका नाम है बादल। क्या नाम है दोस्तों? बादल जो अभिलेख है दोस्तों, ये बादल अभिलेख से दोस्तों ये प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। उसी में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, लिख रहा है शिव के सम्मान में, ध्यान से पढ़िएगा, शिव के सम्मान में 1000 मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देखिए अगर मैं इस वंश के लोगों की बात करूं, शुरुआती शासक गोपाल की बात करूं, तो मैंने पहले कहा कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके नीचे जो धर्मपाल था वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन जो देवपाल है दोस्तों, देवपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी। इसके जो आगे के लोग हैं नारायण पाल। ठीक है, पौत्र अब इसके आगे दोस्तों एक लोग और आते हैं। ठीक है, विग्रहपाल। और उसके बाद दोस्तों देवपाल का उत्तराधिकारी कौन बनता है? इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो उत्तराधिकारी बनता दोस्तों विग्रहपाल। कौन बनता है? विग्रहपाल बनता है। विग्रहपाल के बारे में कहा जाता दोस्तों ये बहुत शालीन टाइप का शासक था। पर्याप्त साम्राज्य विस्तार हो चुका था, कोई काम धाम नहीं था। ये एक तरह से सन्यासी जीवन जीता था। क्या करता था? जरा याद रखेगा पॉइंट को, सन्यासी जीवन जीता था। ठीक है, ये सन्यासी पद्धति को अपनाता था, सन्यासियों की तरह रहता था, भोग विलास से एकदम दूर। और याद रखेगा इसी विग्रहपाल का पुत्र था नारायण पाल। क्या नाम है? नारायण पाल। वो नारायण पाल ने क्या किया? वो शैव भक्त था। ये सन्यासी होने की वजह से दोस्तों ये भी शिव को मानते थे, विग्रहपाल। और याद रखेगा शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण इसी विग्रहपति के विग्रहपाल के पुत्र, नाम क्या दोस्तों? याद रखेगा विग्रहपाल के पुत्र नाम है दोस्तों नारायण पाल। नारायण पाल। ठीक है, ठीक है, नारायण पाल दोस्तों याद रखेगा। उसी नारायण पाल ने दोस्तों इस 1000 शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? एकदम एक एक पॉइंट दोस्तों याद रखेगा। ठीक है, लगभग 1850 तक दोस्तों चला है आपका देवपाल का शासन। 50 से लेकर 54 तक 4 साल तक विग्रहपाल का शासन रहा। यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों, याद रखेगा। यहां दोस्तों आ गया था धर्म, देखिए पीछे पढ़िए, देवपाल पढ़िए। देवपाल का शासन दोस्तों कब से कब तक था? ये 1850 में इनका शासन समाप्त होता है और आ जाता है विग्रहपाल का शासन। किसका आ जाता है? विग्रहपाल का शासन आ जाता है। विग्रहपाल दोस्तों 1850 से लेकर 54 तक राजा रहता है। ठीक है, फिर विग्रहपाल संन्यास धारण करके अपने पुत्र नारायण पाल को सत्ता सौंप देता है। नारायण पाल को, ये नारायण पाल भी दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हैं सन्यासी जीवन जीने वाला व्यक्ति है नारायण पाल। ठीक है, तो उसका भी काम यहीं से चलता रहता है। ठीक है, साधु की वेशभूषा में भी रहता था। ठीक है, सब याद रखिएगा। लिख रहा किस पाल शासक ने वाराणसी पर विजय प्राप्त किया? ठीक है, वाराणसी को अपने जीत करके अपने अंडर में किसने किया था दोस्तों? तो अब यहां पर एक नया शासक आएगा दोस्तों जिसका नाम था महिपाल प्रथम। क्या नाम था दोस्तों? महिपाल प्रथम, क्योंकि महिपाल के नाम से कई लोग आए हैं, महिपाल प्रथम। ठीक है, ये दोस्तों नारायण पाल इसके आगे चलता रहता है। थोड़ा सा यहां पर अप डाउन होगा चीजें। ठीक है, अप डाउन मतलब अब सत्ता का पतन होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार विस्तार हो जाता है तो फिर सत्ता का पतन होना शुरू होता है। तो पतन वाला टाइम आ रहा है नारायण पाल के बाद। एक बार फिर से महिपाल प्रथम ने क्या किया? वो प्रतिष्ठा जगाने की कोशिश किया जो वाकई में पाल वंश की प्रतिष्ठा थी। ये आखिरी शासक है महिपाल प्रथम जो अपने जीवन में कुछ कर पाएगा इन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि महिपाल प्रथम के 2 भाई थे। ठीक है, महिपाल प्रथम के 2 भाई थे। एक का नाम था स्थिरपाल। क्या बोला सर आपने? मैंने बोला स्थिरपाल। सर सच में ही नाम था? हाँ भैया यही नाम था, हम मजाक करने थोड़े आए। ठीक है, एक का नाम था स्थिरपाल और एक का नाम था वसंतपाल। ठीक है, स्थिरपाल और वसंतपाल के साथ मिलकर ही दोस्तों क्या किया था? इसने वाराणसी पर विजय प्राप्त किया था। ये आखिरी शासक था महिपाल प्रथम जिसने कुछ किया हो, इसके बाद पाल वंश का पूरी तरह से पतन हो जाएगा। इसका शासन का पीरियड कब से आता दोस्तों? तो 988 से लेकर के 1038 ईस्वी तक दोस्तों ये इसका शासन पीरियड है। इसको याद रखेंगे। लिख रहा
दाय भाग के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, दाय भाग हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध किताब है दोस्तों, जिसके रचनाकार का नाम है जीमूत वाहन। क्या नाम है दोस्तों? जीमूत वाहन दोस्तों इसके रचनाकार हैं। ठीक है, ये हिंदू धर्मशास्त्र की दोस्तों बहुत बड़ी किताब है, और याद रखेगा पाल शासक के संरक्षण में ही रहते थे। ठीक है, पाल शासक के संरक्षण में दोस्तों ये रहते थे जीमूत वाहन, जिन्होंने दाय भाग का दोस्तों निर्माण किया था। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मैंने कहा ना कि महिपाल प्रथम के बाद चीजें एकदम खराब हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। हालांकि अंतिम जो व्यक्ति है दोस्तों है रामपाल। ठीक है, रामपाल। इसी के समय में दोस्तों रामपाल चरित भी आया था, उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, जो मैंने कहा था 11वीं सदी में। ठीक है, तो 1077 से लेकर लगभग 1120 ईस्वी तक दोस्तों याद रखेगा, ये दोस्तों रामपाल का टाइम पीरियड है। और इसी के समय में दोस्तों इसी के नाम से राम पाल चरित भी लिखा गया था। क्या लिखा गया था? रामपाल चरित भी आया था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। याद रखेगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें भी आ चुकी हैं। जिस तरह से हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, हमारे बैचेस चल रहे हैं दोस्तों, उसी तरह से किताबों में भी दोस्तों जबरदस्त दम है। आप एक बार लीजिए किताब, आपको ना पसंद आए तो बताइएगा। ठीक है, जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट इन किताबों को आप हमारे वेबसाइट, एप्लीकेशन हर जगह से परचेज कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क करिए। आइए यहां हम पढ़ते हैं दोस्तों। पहला सवाल फिर यहां दे रहा दोस्तों, कर रामपाल के शासन काल में किसका विद्रोह हुआ था? अभी हमने पढ़ा दोस्तों, रामपाल दोस्तों ये पाल वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, पाल वंश का अंतिम शासक है दोस्तों, याद रखेगा अंतिम शासक है। इसके बाद दोस्तों पाल वंश की समाप्ति हो जाएगी, और पाल वंश के ध्वंसावशेषों पर ही दोस्तों सेन वंश स्थापित होता है। ठीक है, क्योंकि बंगाल में दोनों चले हैं, तो जब पाल वंश समाप्त होगा तभी सेन वंश शुरू होने वाला है, याद रखेगा। ठीक है, अच्छा विद्रोह किसका हुआ था दोस्तों? तो याद रखेगा कैवर्तों का विद्रोह हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? कैवर्तों का विद्रोह हुआ था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और मैंने पीछे बताया दोस्तों कि रामपाल के लिए दोस्तों रामपाल चरित लिखा गया था। ठीक है, रामपाल चरित भी लिखा गया था, ये भी अभी आपसे बताया मैंने। ठीक है, 11वीं सदी में जो आपने पढ़ा, तो 11वीं सदी में इस रामपाल चरित की रचना किसने किया था? तो उनका नाम था संध्याकर नंदी। क्या नाम था दोस्तों? संध्याकर नंदी दोस्तों इनका नाम है, जिन्होंने रामपाल चरित लिखा है। क्या लिखा है? रामपाल चरित। इसी रामपाल चरित में कहा गया कि पालवंशी शासक सूर्य वंश के वंशज थे या सौर वंश के वंशज थे, ये इसी में कहा गया था। शुरुआत में मैंने वो सवाल आपको दे दिया था। ठीक है, आ गया ये। लिख रहा किसने पाल साम्राज्य को रूहमा कहा है? जी हां दोस्तों, पाल साम्राज्य को दोस्तों रूहमा कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो एक अरब यात्री आया था सुलेमान, आपने पढ़ा होगा, एक अरब यात्री सुलेमान आया था। इसी सुलेमान ने क्या कहा दोस्तों? सुलेमान जो था दोस्तों, इसी सुलेमान ने क्या कहा है? रूहमा कहा है। किसे माना दोस्तों? रूहमा पाल साम्राज्य को कहा है। ठीक है, लिख रहा सेन वंश की स्थापना किसने किया? तो याद रखेगा सेन वंश की स्थापना याद रखेगा पाल वंश के पतन के पश्चात हुआ। ठीक है, पाल वंश के पतन के पश्चात याद रखेगा क्या आ गया दोस्तों? पाल वंश के पतन के पश्चात तो सेन वंश की स्थापना किया गया। किसने किया भैया? तो सेन वंश की स्थापना किया है सामंत सेन ने। किसने किया है? सामंत सेन ने। ये समाप्त कब हो रहा है दोस्तों? तो 1038 के आसपास समाप्त हो रहा है। और ये वाला दोस्तों आएगा कब? ये 1070 से लेकर 1095 ईस्वी तक याद रखेंगे। ये एक टाइम पीरियड है दोस्तों, जब याद रखेगा सेन वंश की स्थापना होती सामंत सेन के द्वारा। कहां पर स्थापना किया था इन्होंने दोस्तों? तो याद रखेगा गढ़ नामक स्थान पर। गढ़ नामक एक स्थान था दोस्तों, वहां पर इसकी स्थापना हुआ था। जबकि दोस्तों लखनऊती इसकी राजधानी थी। याद रखेगा सेन वंश की राजधानी कहां मानी जाती है? राजधानी तो याद रखेगा लखनऊती को राजधानी कहा जाता है। लखनऊती, लखनऊ नहीं है दोस्तों, याद रखेगा लखनऊती को सेन वंश की राजधानी माना जाता है। इसके दो नाम है, कहीं लखनऊती मिला है और कहीं नदिया मिला है। तो नदिया जिला दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, वहीं पर दोस्तों लखनऊती स्थान था, वहीं पर दोस्तों याद रखेगा राजधानी थी सेन वंश की। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, कहा एक तो समझ में आ गया कि पाल वंश के पतन के पश्चात सेन वंश आए हैं। ये सेन वंश का जो सामंत सेन था, ये कहां का रहने वाला था? कहा जाता दोस्तों ये द्रविड़ था, दक्षिण भारतीय व्यक्ति था, जात का ब्राह्मण था, लेकिन लड़ाई करके युद्ध करके बहुत पराक्रम आ गया था, बहुत बहादुर हो गया था, इसलिए वो क्या हो गया? राजा चुना गया आगे चल के। ठीक है, तो राजा चुना गया तो कहीं कहीं पर दोस्तों कहा जाता ब्राह्मण छत्री। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया ब्राह्मण छत्री, या कहीं कहीं पर कर्नाटक छत्री कहा गया, क्योंकि द्रविड़ में कर्नाटक का रहने वाला था। तो कर्नाटक छत्री या ब्राह्मण छत्री की बात भी आती है। ठीक है, अगला देखिए सवाल, लिख रहा है सेन वंश का प्रथम, जी हां दोस्तों पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? भाई अगर हम संस्थापक की बात करें,
अगर हम संस्थापक की बात करें तो हमने पीछे पढ़ा दोस्तों कि सामंत सेन क्या था, सामंत सेन क्या था दोस्तों, सामंत सेन इसका संस्थापक था। लेकिन अगर हम स्वतंत्र शासक की बात करें तो स्वतंत्र शासक को दोस्तों क्या कहा जाता था, इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे, इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था। और याद रखेंगे कौन था, तो विजय सेन इनका नाम था। क्या नाम था दोस्तों, विजय सेन नाम था। और याद रखेगा शैव धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर था, अनुयायी था, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो विजय सेन। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा, शुरुआत में हमने पढ़ा सामंत सेन। सामंत सेन के बाद कौन आ जाएगा, तो दोस्तों विजय सेन नहीं आया है, पहले याद रखेगा सामंत सेन आया है, सामंत सेन आया है। सामंत सेन राजा बना। सामंत सेन के हटने के बाद दोस्तों हेमंत सेन आया है। कौन आया है, हेमंत सेन। उसके समय में उतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ है, इसलिए वो यहां पर नहीं है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों कौन आया है यहां पर, तब याद रखेगा तब विजय सेन आया है। ठीक है, तो यहां विजय सेन की बात कर रहे हैं। कई बच्चे कंफ्यूज आएंगे ना, समझेंगे उत्तराधिकारी तो नहीं है, नहीं, उत्तराधिकारी की बात यहां पर नहीं है। लिख रहा दान सागर एवं अद्भुत सागर। जी हां दोस्तों, दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना दोस्तों किसने किया है, तो याद रखेगा यह रचना किया था बल्लाल सेन ने। किसने किया था दोस्तों, बल्लाल सेन ने याद रखेगा रचना किया था। हालांकि अद्भुत सागर रचना पूर्ण होने से पहले मृत्यु हो गई थी। पूर्ण होने से पहले याद रखेगा क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो एक ही रचना पूरी थी, दान सागर। बाकी अद्भुत सागर दोस्तों बल्लाल सेन अभी उसकी रचना कर ही रहा था कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, बल्लाल सेन का टाइम पीरियड क्या है, तो याद रखेगा 1158 ईस्वी से दोस्तों गद्दी पर बैठा है और लगभग 1179 ईस्वी जहां दोस्तों गौरी भारत में अब घुसने वाला है। उस समय दोस्तों भारत में पश्चिम बंगाल की तरफ पाल वंश समाप्त हो चुका था, सेन वंश में बल्लाल सेन का शासन चल रहा था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा अद्भुत सागर को पूर्ण रूप किसने दिया था, तो भाई लिखते लिखते इसकी मृत्यु हो गई बल्लाल सेन की। तो बल्लाल सेन का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था लक्ष्मण सेन। क्या नाम था दोस्तों, लक्ष्मण सेन उसका नाम था। इस लक्ष्मण सेन ने क्या किया, याद रखेगा इसने पूरा किया। यह बल्लाल सेन का पुत्र था और उत्तराधिकारी भी था। टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, तो याद रखेगा भाई इसके पिताजी ने 1158 से लेकर 79 तक गद्दी संभाला और ये 79 से लेकर 1205 तक। ठीक है, 1205 में क्या हुआ था आपको याद है, 1205 से पहले ही मोहम्मद गौरी मर चुका था। खोखरो जनजाति ने उसकी हत्या कर दिया था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके ठीक पहले 1205 करिए, 6 नहीं, 1205। ठीक है, 1205 में याद रखेगा लक्ष्मण सेन का शासन यहां तक था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, हिंदी नहीं भैया, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक दोस्तों कौन था, तो ऐसा माना जाता दोस्तों जो लक्ष्मण सेन था, सॉरी लक्ष्मण सेन की, हाँ लक्ष्मण सेन की बात कर लीजिए। लक्ष्मण सेन को दोस्तों बंगाल का अंतिम हिंदू, देखिए भारत का नहीं पूछ रहा है, ठीक है, भारत का नहीं पूछ रहा दोस्तों, ये बंगाल का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है, वो लक्ष्मण सेन को कहा जाता है। अच्छा एक चीज और बता दूं, लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में पंचरत्न हुआ करते थे। आपने नवरत्नों के नाम सुना होगा और यह भी पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे गुप्त वंश में आते हैं, उनके यहां नवरत्न होते थे। आगे चल के मुगलों के यहां, अकबर के यहां नवरत्न होंगे। इसी तरह से अष्ट दिग्गज कहां होते थे, तो याद रखेगा राजा कृष्णदेव राय जो थे उनके यहां अष्ट दिग्गज होते थे। ऐसे अष्ट प्रधान कहां होते थे, तो अष्ट प्रधान शिवाजी के शासनकाल में देखने को मिले थे। यहां पर दोस्तों पंचरत्न मिलेंगे, याद रखेगा। लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में क्या थे दोस्तों, याद रखेगा पंचरत्न रहते थे। क्या रहते थे, पंचरत्न रहते थे, ये भी आप याद रखेंगे। लिख रहा है गीत गोविंद की रचना दोस्तों किसने किया है, तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है दोस्तों, जयदेव हैं। कौन है, जयदेव हैं। और याद रखेगा जयदेव ने भैया पंचरत्न में से एक थे, पंचरत्नों में से एक थे जयदेव। ठीक है, ये बाकी के पंचरत्नों में 5 लोग थे, उनमें से एक कौन थे, जयदेव भी थे, तो ये भी याद रखेगा। लिख रहा पवन दूत के रचनाकार कौन है, बहुत अच्छी रचना दोस्तों। जनरली गीत गोविंद आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और जयदेव के बारे में यहां याद रखेगा दोस्तों, व्यक्ति का नाम था धोई। क्या सर, धोई नाम, हाँ याद रखेगा धोई नाम था। ये पंचरत्नों में ये भी रहते थे। ठीक है, पंचरत्नों में क्या थे दोस्तों, द्वितीय, मतलब दूसरे नंबर तो नहीं कर सकते। ठीक है, नंबरिंग का क्या है, 5 लोग थे, 5 लोगों में से 1 लोग ये भी थे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा धोई इनका नाम था, इनके द्वारा पवन दूत की रचना किया गया। क्या होता है परीक्षा में आप लोग रट के बैठे हैं, बार बार यही आता है गीत गोविंद, आज तक पवन दूत पूछा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं
पूछ सकता है परीक्षा में, तो पहले से अलर्ट हो जाओ, सवाल आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा लक्ष्मण सेन के दरबार में पंचरत्न कौन कौन से थे? तो देखिए हमने पहले क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पहले पढ़ा गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे दोस्तों? जयदेव थे। कौन थे? जयदेव थे, जिन्होंने क्या किया? गीत गोविंद की रचना किया। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? दूसरे नंबर पे धोई थे। कौन थे? धोई, जिन्होंने किसकी रचना किया? जिन्होंने पवन दूत की रचना किया। इसी तरह से पंचरत्नों में दोस्तों और कौन कौन आते थे? तो एक थे उमापति, इनका नाम क्या था दोस्तों? उमापति। इनको ब्राह्मण सर्वस्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक है, ब्राह्मण सर्वस्व दोस्तों उमापति को कहा जाता था। इसी तरह से एक थे हलायुध। क्या थे दोस्तों? हलायुध थे। ठीक है, हलायुध भैया क्या थे? हलायुध तो समझ लीजिए एक तरह से न्यायाधीश और मुख्यमंत्री थे। ठीक है, न्यायाधीश भी थे और क्या थे? मंत्री थे, मुख्यमंत्री यही थे, आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, लक्ष्मण सेन के। ठीक है, उनका नाम क्या था? उनका नाम हलायुध था। 5वें नंबर पे कौन है? 5वें नंबर पे आते हैं श्रीधर दास। कौन आते हैं? श्रीधर दास आते हैं, तो ये भी आप याद रखेगा। पेन चेंज करके उत्तर लिखता हूं अगला। लिख रहा लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन है? पीछे भी बताया हूं आपको, हलायुध। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछ सकता है दोस्तों, किसे ब्राह्मण सर्वस्व कहा जाता था? तो क्या बताएंगे? उमापति को ब्राह्मण सर्वस्व कहा जाता था। आगे लिख रहा अभिलेखों को हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करने वाला पहला राजवंश। जी हां दोस्तों, किस भाषा में? आपने बहुत सारे अभिलेख देखे होंगे, लेकिन वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेयिक अलग अलग लिपि मिले, संस्कृत में मिला है, लेकिन याद रखेगा हिंदी भाषा में पहला अभिलेख देखने को मिला है। जो सेन वंश के दौरान दोस्तों अभिलेख आए ना, वो हिंदी भाषा के पहले अभिलेख माने जाते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है सेन वंश के पहले स्वतंत्र शासक विजय सेन। ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि पहला स्वतंत्र शासक किसे कहा जाता है? विजय सेन को। कह रहा है उनके यशस्वी विजयों का उल्लेख दोस्तों कहां मिलता है? तो याद रखेगा उनके विजय का उल्लेख मिलता है, एक प्रशस्ति है देवपाड़ा प्रशस्ति। क्या है दोस्तों? देवपाड़ा प्रशस्ति। आप बार बार दोस्तों एक ही प्रशस्ति पढ़े हैं, प्रयाग प्रशस्ति। किसने लिखा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति? तो हरिशेन ने लिखा, जो दरबारी इतिहासकार था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और उसी के लिए हरिशेन ने क्या बनाया था? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था, उसके युद्धों के बारे में उल्लेख किया था। दोस्तों आपने विजयपाड़ा नहीं पढ़ा, परीक्षा में सवाल पक्का आ सकता है कि विजयपाड़ा प्रशस्ति में किसके बारे में उल्लेख किया गया? तो सेन वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था विजय सेन, उसके युद्धों का दोस्तों वर्णन यहां पे किया गया है। इसके रचनाकार कौन है भैया? तो इसके रचनाकार धोई है। कौन है दोस्तों? इसकी रचनाकार कौन? धोई। धोई ने दोस्तों याद रखेगा पवन दूत नामक दोस्तों एक ग्रंथ था, उसका भी रचना किया था। हां, वही वाले धोई की बात कर रहे हैं, तो भी आप याद रखेंगे। लिख रहा किस कवि ने विजय सेन की प्रशंसा में, विजय सेन की प्रशंसा में विजय प्रशस्ति नामक काव्य की रचना किया? दोस्तों एक काव्य है, और ये क्या था दोस्तों? वो देवपाड़ा प्रशस्ति अलग है। ठीक है, तो याद रखेगा श्रीहर्ष। ठीक है, श्रीहर्ष जो थे दोस्तों, याद रखेगा श्रीहर्ष जो थे वो क्या थे दोस्तों? उन्होंने विजय प्रशस्ति नामक एक दोस्तों काव्य की रचना किया था विजय सेन के लिए ही। अगला लिख रहा है दोस्तों, किस ग्रंथ से पता चलता है कि 1202 ईस्वी के लगभग बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था दोस्तों? आपको पता होगा मोहम्मद गौरी के कई सारे गुलाम थे, उन गुलामों में कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, जो गौरी के मृत्यु के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता और गुलाम वंश की स्थापना करता है। उसी गौरी का एक और गुलाम है बख्तियार खिलजी, जो आता है बिहार की तरफ कूच करता है। नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों आग लगाने वाला व्यक्ति कौन है? यही बख्तियार खिलजी है, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, नालंदा को आग लगाते हुए कहां चला जाता है? रौंद देता है, बिहार से होते हुए बंगाल जाता है। सेन वंश में आकर दोस्तों उसकी लड़ाई होती है। ठीक है, आखिरी में लक्ष्मण सेन रहते हैं, उनको परास्त करके लखनौती पर अधिकार कर लेता है। लखनौती जो कि राजधानी है, उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देता है। इस बख्तियार खिलजी ने ऐसा किया। बख्तियार खिलजी कौन है? याद रखेगा गौरी का गुलाम है। गौरी का गुलाम है बख्तियार खिलजी। याद रखेगा 1202 की ये सब घटना है, और कहां दोस्तों इसका वर्णन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसका वर्णन दोस्तों कहां पे किया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। ठीक है, तो सुनिएगा, इसका वर्णन किया गया है, एक रचना है दोस्तों जिसका नाम है तबकात ए नासरी। कहां लिखूं यार? तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी याद रखेगा। तबकात ए नासरी एक ग्रंथ है दोस्तों। पूछा है ना कि किस ग्रंथ से पता चलता है, तो किस ग्रंथ से? तबकात ए नासरी से पता चलता है। तबकात ए नासरी की रचनाकार कौन दोस्तों? तो याद रखेगा मिनहाज। कौन है दोस्तों? मिनहाज इसके रचनाकार है। मिनहाज।
मिनहाज दोस्तों क्या है, याद रखेगा रचनाकार हैं, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, मिनहाज रचनाकार हैं, ठीक है। तबकात नासरी का यह भी याद रखेगा, उसी ग्रंथ से पता चलता है कि लखनौती पर अधिकार कर लिया बख्तियार खिलजी ने, सेन वंश की समाप्ति यहीं पर हो जाती है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कब क्वेश्चन समाप्त हो गया पता भी नहीं चला। देखिए लगातार 36 दिनों की क्लास अब कंप्लीट हो चुकी है आप सभी के समक्ष। जिन बच्चों ने शुरुआत से नहीं देखा एक बार शुरू से देखे, ठीक है, शुरुआत से देखने का मजा ही अलग रहेगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। ये सीरीज जो पहले आपको रात में दी जाती थी अब सुबह के 10 बजे दी जाती है, ठीक है। डेली सुबह 10 बजे दोस्तों आप आइए, ज्वाइन करिए सीरीज को और रोज एक नए टॉपिक के साथ नए नए प्रश्नों के साथ देखिए, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है आप कहीं भी कोचिंग करते हैं अपने नोट्स को खोलिए, ये सारी चीज अगर वहां नहीं लिखी है तो आप खुद से नोट डाउन करिए, ठीक है। क्यों? अरे यार सिलेक्शन आपको लेना है, आपको आप इसके लिए मत परेशान हुए कोचिंग में क्यों नहीं पढ़ाया गया, कोई हमें क्यों नहीं बताया, डजंट मैटर, उस पर फोकस मत करिए। आज पढ़ लिया ना, आज लिख लो। देखो पीछे की चीजें जाकर के परेशान होने से अच्छा है कि आज हम आगे से चीजों को सही करना शुरू कर लें, ठीक है। तो सुधार करिए और पढ़ना शुरू करिए। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिया गया है, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। बाकी अब हमारी किताबें भी आने लगी दोस्तों, इन किताबों के माध्यम से तैयारी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम और किताबें लिख भी रहे हैं दोस्तों, उसमें इतिहास भूगोल सारी चीजें धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। किताब देखिए शिक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है, और किताब ऐसा नहीं कि एक बार में 100-200 को लोगों को लगाया किताब लिखने के लिए और किताब लॉन्च कर दिया, नहीं, उससे नहीं मतलब। ऐसे तो हजारों किताब मार्केट में है। फिर स्टडी 91 का बेहतरीन मैटर जो आता है वो कहां से आ पाएगा, तो काम करना पड़ता, थोड़ा समय लगेगा हमें किताब देने में, लेकिन तब तक के लिए दोस्तों आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, इस सीरीज को देखते रहिए कंटिन्यूटी के साथ, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।